हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। तो कैसा रहा दिन, कैसा चल रहा है पढ़ाई। ठीक है, चल रहा है, चल रही है, जो भी है ठीक है। कैसी चल रही है पढ़ाई। तो बेसिकली आज क्या करने वाले हैं, आज अपन चालू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब लास्ट क्लास तक हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ लिए थे सारे, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, उसके बाद अपना आयनिक, सारे बॉन्ड्स हमने पढ़ लिए। तो आज की क्लास में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट यहां भी काम आएगा और इनडायरेक्ट वे में दूसरे टॉपिक के नाम से आपको जो हमारा जब जीओसी चालू होगा तो जीओसी में जब इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तब भी वहां पे आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। तो समझ लो इंपॉर्टेंट कितना है। पर उससे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि अपना प्लस और आइकॉनिक बैच चल रहा है किसमें, अपने अनअकैडमी के ऐप पे, जहां आप जो आपकी यूट्यूब टीम उम्मीद टीम है उससे ही आप वहां भी पढ़ सकते हैं। सेम बैच है, बस वहां थोड़ा पढ़ाना आपको हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अब आप डाउट्स पूछते हो हम बता नहीं पाते। उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैं सोचो कि फॉर एग्जाम्पल कि सर हम देखने आए थे यूट्यूब का ये वाला लेक्चर, पर हमारे नीचे हमें कुछ दिखा था रिकमेंडेशन से कुछ और, ध्यान चला गया उधर से, हमने वो देख लिया, आपका लेक्चर छूट गया। तो सर बहुत डिस्टरबेंस है, तो इतना डिस्टरबेंस सर कैसे अवॉइड करें। तो वो आप वहीं कर सकते हो जहां आपको केवल जो आपके काम का कंटेंट है वो दिखाई दे। तो वो आपको केवल और केवल अपने अनअकैडमी का जो ऐप है उस पर दिखाई देगा। ठीक है, उससे बड़ी बात कि जस्ट 2 दिन पहले 29 को हमने नोएडा में अनअकैडमी का ऑफलाइन बैच भी चालू कर दिया है। अब नोएडा वाले बैच की खास बात क्या है, जो आपकी यूट्यूब की उम्मीद टीम है सेम टीम आपको यहाँ पे भी पढ़ा रही है। तो नोएडा सेक्टर 62 में हमने ओपन किया है। अगर उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो ये रहा अपना फ़ोन नंबर, तुरंत इसको अपने मोबाइल में सेव कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत यहाँ पे कॉल कर लेना। कोई डाउट हो, कैरियर रिलेटेड कोई ऑप्शंस चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन आइकॉनिक प्लस और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको जानना हो, तो यहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको करेंटली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज अपने पैसे बचा लेना है यह कोड लगा के। अब उससे बड़ी बात, ये तो हो गई महंगी बातें जहां पे आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब आते हैं सस्ती बातों पे जहां पे आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। वो सस्ती बातें हैं कि भाई आप अपने टेलीग्राम पे जाके आनंद मनी 001 चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, और इसके बाद जाके अगला चैनल है हमारा उम्मीद नीट यूजी, उम्मीद नीट यूजी, इस चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन दोनों चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपका मामला क्या रहेगा, सॉर्टेड रहेगा। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई, कोई टेंशन किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, गॉट इट। चलो, तो अब ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हमें आज क्या चालू करना है। आज चालू करना है बड़ी डाइपोल मूवमेंट। चलो, सबसे पहले हेडिंग डालो, क्या, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, हेडिंग डालो डाइपोल मूवमेंट। अब समझो होता क्या है डाइपोल मूवमेंट, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो जब भी दो एटम आपस में जुड़ेंगे, तो अगर सेम ही एटम हुए आपस में जुड़े तो उनकी बात छोड़ दो। अगर थोड़ा सा भी कोई ऐसे एटम हुए जिनमें एक बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में बड़ी होगा क्या। देखो, जो बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा, हम तो छोटे हो जाएं क्या, काफी बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने की जगह हमें कम मिलेगी, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो सीन क्या है, जो भी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा हो, हम जानते हैं गुंडा है, गुंडा है तो वो दूसरे का माल छीनने की कोशिश करेगा। यहां पे माल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। जो बंदा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो बंदा थोड़ा सा गरीब गरीब आदमी, संयम सा, बिल्कुल सीधा आदमी, वो उससे उसके इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है भाई, इनके बीच में बॉन्ड भी बन जाएगा। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। पर अगर इससे तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हुआ,
ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हुआ तो भी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उस टाइम पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भैया, तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, हमने बॉन्डिंग बना ली। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। तो इससे पहले याद करो, हम बड़ी फजान रूल्स पढ़ के आए थे, याद है फजान रूल? फजान रूल में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हमारा बेसिकली एक इवन पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद एक आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक हमारा जो H+ है कैटायन, वो क्या करता है, वो हमारे जो एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो वहां कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट है हमारा एनायन, सॉरी कल्प्रिट है हमारा कैटायन, जो मतलब बेसिकली जिसने कांड किया है। कांड कौन कर रहा है? वहां कैटायन, क्योंकि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। यहां केस उल्टा है, यहां बॉन्ड बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हमने कहा कि यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल, आ जाओ। जैसे मैंने कहा चलो भाई, तुमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक H है और एक F है, एक H है और एक F है। हमने कहा सर बात समझ में आ गई, एक H है और एक F है, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? हाँ या ना? एक H है और एक F है। H के ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, H के ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और F के ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब सवाल है कि सर क्यों आया डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज? बहुत इंपॉर्टेंट है यही बात, यही समझना है। देखो समझो, जैसे मैंने कहा सर मान लो जो ये H है इसकी हमें पता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 2.1 और F तो भाई पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक एलिमेंट है, जिसको सबसे ताकतवर है, इसकी वैल्यू है 4.0। हमने कहा जी सर इसको थोड़ा सा सही और कर लें, मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ इधर की तरफ, जगह क्यों बर्बाद करें। मैंने कहा ठीक सर देखिए, तो ये हमें पता चल गया सर ये बंदा जो है हमारा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये बंदा हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? और ये बंदा हमारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बंदा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो एक बंदा हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं सर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसका मतलब सीधा साधा सिंपल बंदा है, और ये बंदा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब ये वो बंदा है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी नजर बैठाए बैठा होता है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ध्यान समझना, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद भी जो H का इलेक्ट्रॉन है, जबकि दोनों को स्टेबिलिटी मिल गई है, H का जो इलेक्ट्रॉन है ये F अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब सवाल है सर ये खींचने की कोशिश क्यों करता है? ध्यान समझना, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, मान लो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बॉन्ड बना लिया, इन्होंने दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। अगर शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया है तो मतलब हम दोनों ऐसा मान लो एक पार्टनरशिप में चले गए भैया कि चलो एक बिजनेस डालते हैं, हम एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस चालू करते हैं। इमेजिन करो तुम शरीफ आदमी हो, मैं थोड़ा बदमाश आदमी हूं, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। पर हमने कहा कि चलो यार पार्टनरशिप चालू करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम डालो, एक इलेक्ट्रॉन मैं डालता हूं, दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी, बिजनेस चालू हो जाएगा। अब बिजनेस चालू किया, स्टेबल हो गया, पर मैं ठहरा वैसे ही नालायक इंसान हूं। तो इसका मतलब क्या करूंगा? मैं तुम्हारे धीरे से क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बड़ी खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं नालायक इंसान हूं भाई, नालायक इंसान हूं मतलब बहुत ग्रीडी इंसान हूं। तो भले ही अपन पार्टनरशिप में चले गए हो, पर मैं क्या करूंगा? धीमे तुम्हारे थोड़े थोड़े रुपए खींचने की कोशिश करूंगा। क्यों? एक साथ खींचूंगा पूरा रुपया तो तुम पता लग जाएगा, तुम पार्टनरशिप तोड़ दोगे। तो मैं पूरे प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा हेर फेर करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा। हमने सर बात आप जो बोल रहे हो वो बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स धीमे धीमे क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेता तो H की ऊपर आ जाता क्या? आपका पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाता आपका नेगेटिव चार्ज। पर पूरे इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या आ गया? हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताओ यहां तक मामला सॉर्टेड है कि नहीं है? यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है मामला यहां तक कि ये क्यों इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया? हमने कहा सर
बात तो समझ में आ रही है सर, ये तो समझ में आ गया कि उसके ऊपर क्यों डेल्टा पॉजिटिव और क्यों डेल्टा नेगेटिव आया, ठीक है। हमने कहा हाँ सर समझ में आ गया। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर से किधर जा रही है, हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर की तरफ जा रही है। हमने कहा ठीक, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे एक ऐसे लगा देते हैं और ये, तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का किधर की तरफ हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस साइन, जो ये साइन है, दिस शोज, ठीक है सब लोग लिख लो, दिस शोज द मूवमेंट ऑफ, दिस शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन as it flows from H to F, H towards F। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो जो बेसिकली H और F का जो ये पार्ट है, तो जो क्या है, एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफ की तरफ जाए तो आप क्या करोगे, एक सिंपल एरो खींचोगे और पीछे एक लाइन बना दोगे, मतलब एक तीर कमान सा तुमको लगेगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का यहां तक मामला सॉर्टेड है, एकदम मामला सॉर्टेड। हमने कहा हाँ सर यहां तक मामला सॉर्टेड है। तो अब देखो अगर मामला सॉर्टेड है तो मैंने कहा सर डायपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है। हमने क्या फॉर्मूला होता है बड़ी, हमने कहा सर लिखो डायपोल मूवमेंट को सर एक तो हम डिनोट करते हैं म्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर अपने को ये याद रखना है कि हमने कहा किससे डिनोट करते हैं बड़ी, आप बोले सर डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। हमने कहा अच्छा, हमने कहा सही है, ठीक है भाई तुम बोल रहे हो। तो मैं सर फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला होगा हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, हमने सर ये डिस्टेंस कहां से आया, ये डिस्टेंस कहां से आया। आप बोलोगे सर जो ये चीज दिख रही है ना आपको, ये चीज दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं सर, और इसको बोलते हैं चार्ज और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। मैं नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं यहां हेयर इज द चार्ज, इज द चार्ज, ठीक है लिख लो इज द चार्ज, और D and D is the distance between two atoms। जो D है वो हमारा क्या है बड़ी, वो डिस्टेंस है कहां पे, दो एटम्स के बीच में। तो बताओ यहां तक मामला सॉर्टेड है, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं अगर चाहूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। अब आप सर बोलोगे सर ये बॉन्ड लेंथ क्यों लिख दिया आपने सर, बड़ी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स क्या है, जो उनके पीछे बॉन्ड बना है वो बॉन्ड क्या है, जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में वो क्या है, तरह से दोनों जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड लेंथ ही तो है। तो मैं डिस्टेंस को किससे वो कर दिया, बॉन्ड लेंथ से। फॉर्मूला अभी भी वही है, फॉर्मूला अभी भी वही है, फॉर्मूले में कोई बॉन्ड लेंथ को भी हम किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं क्यू कर दूं और इसको मैं क्या बॉन्ड लेंथ को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। बताओ ये चीज सबको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई। हमने कहा कि सर एक चीज हमको पता है सर, जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में कितनी होगी, डी। हमने कहा सर वो होती है 1 आर्मस्ट्रांग। कितना, 1 आर्मस्ट्रांग। 1 आर्मस्ट्रांग क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर -8, मतलब सिंपल 10 की पावर -8 भी बोल सकते हो, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। हमने कहा सर समझ में आ गया। अब हमने कहा सर चार्ज, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख रहे हैं ना, अगर पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर हम कंसिडरिंग कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो Q आपका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बोलो सही है, बोलो सही है, कोई दिक्कत। अब अच्छा कूलाम को हम क्या कर सकते हैं, ESU में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप कूलाम को ESU में लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगी यूनिट, 4.8 इंटू 10 की पावर -10, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ये चीज
कब हमने बोला ये चीज? हमने बोला जब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो। तो नीचे लिख लो, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। थोड़ी जगह चाहिए। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। हमने कहा सर ये बात समझ में आ गई। तो हमने कहा सर एक काम करें, हमने क्या करें, हमने कहा दोनों की वैल्यू पुट कर दें। आप बोले सर कर दो दोनों की वैल्यू पुट। हमने कहा चलो। हमने कहा क्यू क्या हो गया? आप बोले सर क्यू हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर -10। हमने कहा डी क्या हो गया? आप बोले सर डी हो गया 10 की पावर -8। हमने कहा सर सही है। हमने चेक करो सब लोग, कोई दिक्कत? अब इसको मैं आगे यूनिट लिख दूं क्या? क्यू की यूनिट थी हमारी ESU और उसकी थी हमारी सेंटीमीटर। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा सर अब यहां पे एक चीज गौर करो, क्या मैं यूनिट्स को ऐसे लिख सकता हूं? म्यू इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 की पावर -18 ESU डॉट सेंटीमीटर। ESU डॉट सेंटीमीटर वो लिख सकते हो? हमने कहा हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमने कहा सर बड़ी जो ये पीछे वाली चीज है ये, इसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? तो आप बोले कि सर इसको बोल सकते हैं क्या? 1 डेबे। इसको हम क्या बोल सकते हैं बड़ी? इसको बोल सकते हैं हम 1 डेबे। क्या बोलेंगे? 1 डेबे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1 डेबे। ठीक है, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डायपोल मूवमेंट डिस्कवर किया था। तो उन्होंने कुछ अपना भी नाम रखना था मार्केट में कि लोग हमें भी याद रखें। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 डेबे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 4.1 डेबे इतना हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 4.8 डेबे। डेबे को हम कैसे लिख सकते हैं? केवल डी से भी लिख सकते हैं, 4.8 डी। 4.8 डी। बोलो कोई दिक्कत? तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि डेबे की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पर ये याद रखना, ये डायपोल मूवमेंट की बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है। ये डायपोल मूवमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? ये वैल्यू तब आएगी जब आप चार्ज कितना लोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम या 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ये जब आप इतना यूनिट लोगे तब जाके आपकी जो वैल्यू है वो आएगी क्या? 4.8 डेबे। इसका मतलब है यहां पे ये वैल्यू तब ली थी हमने जब पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। तो इसका मतलब ये वैल्यू तभी आई होगी जब कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हो? जब कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया हो। बोलो यहां से सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सॉर्टेड है मामला? चलो डन है। तो फिर चलो अब चलें आगे। चलो आ जाओ आगे। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी चीज और समझ लेते हैं कि क्या इसका हमारा कॉन्सेप्ट बैठता है। पर उससे पहले एक चीज लिख लो। चलो आ जाओ, चलो चलो लिखो लिखो, सब लोग लिखो। क्या लिखेंगे अपन? चलो लिखो, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट is a vector quantity, that is it has both magnitude as well as direction। ठीक है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने कहा सर समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या बात है? वो कह रहा है जो हमारा 4.8 अगर डेबे आपकी वैल्यू आई, ठीक है, तो लिख लो वैल्यू कम्स व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज completely transferred। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इज completely transferred
अरे क्या हो रहा है, पेन को अलग ही लेवल पे भाग रहा है। ट्रांसफर्ड टू another atom when distance is 1 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात, चाहे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हो या 10 की पावर -8 आपकी सेंटीमीटर हो। हमने कहा ठीक सर, बात समझ में आ गई। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर आप देखो तो एक H प्लस है और आपका एक F माइनस है, एक H प्लस और एक F माइनस है। अगर पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब अगर H प्लस और F माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, H अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन, H अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन किसको दे चुका है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन F को दे चुका है। तो दैट मीन्स 100% आयनिक कैरेक्टर एट 4.8 डेबे। इसका मतलब क्या है, वो 100% आयनिक करेक्टर रखेगा कब, 4.8 डेबे पे। मतलब बिल्कुल तो सॉर्टेड मामला है। अगर H के ऊपर पॉजिटिव आया और F के ऊपर माइनस आया, H से पूरा एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, F पे चला गया, तो इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब डेल्टा वाला चार्ज से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर सोचो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ना गया होता तो यहां पे क्या होता, यहां पे प्लस की जगह डेल्टा प्लस होता और F की जगह डेल्टा माइनस होता। पर देखो पूरा इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब उसके ऊपर कंप्लीट प्लस है और इसके ऊपर कंप्लीट माइनस। इसका मतलब क्या है बड़ी, 100% आयनिक करेक्टर आपका माना जाएगा अगर 4.8 डेबे की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर इससे वैल्यू कम हुई, 4.8 डेबे से अगर वैल्यू आपकी कम होती है, तो एक बिल्कुल छोटा सा सेंस आप लगा सकते हो कि सर अच्छा 4.8 से डेबे से वैल्यू कम है, सर इसका मतलब एक चीज है सर 100% आयनिक तो नहीं है। तो वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, अच्छा बच्चा 100% आयनिक नहीं है तो बताओ कितने परसेंट आयनिक होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो मैं करा ही देता हूं ना एक क्वेश्चन ऐसा भी। तो उससे पहले मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, उससे पहले मैं लिख सकता हूं एज द electronegativity difference, as the electronegativity difference increases between two atoms, as the electronegative difference increases between two atoms, the tendency to pull electron increases, the density to pull electron increase, which increases dipole मूवमेंट, विच इंक्रीजेस डाइपोल मूवमेंट। बताओ ये चीज सबको समझ में आई, इसको समझ में आया? ठीक है, मतलब वो कह रहा है जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, कॉमन सेंस ही बात है भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा इसका मतलब एक बंदा ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा बंदा ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब सोचो एक बंदा इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन को लेने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर जब सबसे ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसी पे तुम्हें एक एग्जाम्पल करा देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, सब लोग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिखो। गिवन म्यू इज इक्वल्स टू 1.2 डी, given mu is equals to 1.2 d for monovalent species, for monovalent species। बोलो कोई ठीक है? वो कह रहा है फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, वो कह रहा है फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, फाइंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कहा लिखो यहां पे आंसर में क्या लिखोगे,
वो कह रहा है कि देखो सिंपल सा लिखोगे क्या, 1.2d डिवाइडेड बाई 1.2d डिवाइडेड बाई 4.8d 4.8d, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो जब अब सवाल है 1.2d क्यों आया, क्यों से क्वेश्चन में दिया है कि इस समय डायपोल मूवमेंट ये है, मैक्सिमम कितना हो सकता है बडी 4.8d, क्योंकि मैक्सिमम यही है, इस एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या ट्रांसफर करोगे, और 100% मल्टीप्लाई करोगे, आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप काटोगे तो देखो 1.2 आपका 4.8 कितना है 25%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहां आंसर क्या आ जाएगा कि भैया 25% इस समय इसका क्या है, आयनिक करेक्टर है। 25% इस समय इसका क्या है, आयनिक करेक्टर है। हमने कहा ठीक, और हमने कहा भैया बताओ कोवेलेंट करेक्टर कितना है, तो हम बोलेंगे एंड 75% कोवेलेंट करेक्टर। 75% क्या है आपका कोवेलेंट करेक्टर है। हमने कहा सर बात समझ में आ गई, मामला एकदम क्या है, मार्केट में मामला एकदम सॉर्टेड है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे कर लो, ठीक है। 75% क्या है, आयनिक करेक्टर, सॉरी 25% आयनिक करेक्टर और 75% कोवेलेंट करेक्टर है। तो इसका मतलब इसमें सिंपल लिख सकता हूं, नीचे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस, सिंपल सी एक लाइन लिख लो बस, आयनिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, लिख लो आयनिक करेक्टर ऑल्सो increases with the increase in, ठीक है, ऑल विद द इंक्रीज इन, ऑल ये लिख लो डाइपोल मोमेंट, ऑल मैं सोचा था वो लिखवा दूं, छोड़ो, ए विद डाइपोल मूवमेंट, सही है। तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। अगर देखो तुमको यहां तक सबको समझ में आ गया है तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकता हूं, कैसे, मैंने कहा भैया देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस है, नेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, डाइपोल मूवमेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, डायरेक्टली डाइपोल मूवमेंट के, और वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के, वो आपके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक जो ओवरऑल एक जो हिसाब किताब बैठेगा वो क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मूवमेंट के, और डाइपोल मूवमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज आयनिक करेक्टर के। हमने कहा सर बात समझ में आ गई यहां से, हमने कहा ठीक है। तो हमने बोला कि सर जो ओवरऑल वैल्यू है डाइपोल मूवमेंट की वो क्या करती है, अगर डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके ऊपर बड़ी चार्ज बढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के जो एटम है उनके पास चार्ज बढ़ेगा। आप जानते हो जिन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के पास चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बड़ी, उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिख सकता हूं कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो पोलर जो उनकी पोलर मोलैरिटी मॉलिक्यूलरिटी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, उनकी शेप और ज्योमेट्री पे। तो ये चीज हम लिख सकते हैं क्या, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डाइपोल मूवमेंट of a polar molecule depends on its shape and geometry,
ऑन इट्स शेप एंड जियोमेट्री। बोलो सही है, कोई दिक्कत? सब कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब सही है, चलें आगे। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखो एक कंपाउंड में तुमसे बोलूं भाई एक कंपाउंड है, तो वो तुम बोलोगे सर कौन सा कंपाउंड? हम बोलेंगे कंपाउंड है वो नॉन पोलर है। आप बोलोगे क्या सर, क्या है नॉन पोलर? हमने कहा एक कंपाउंड है वो नॉन पोलर है। ध्यान समझना, कंपाउंड आपका नॉन पोलर है। पर मैं अब इंटरेस्टिंग बात ये बोलूंगा सर, पर उस कंपाउंड में सर जो बॉन्ड्स हैं वो सर बॉन्ड्स आपके क्या हैं? वो बॉन्ड्स आपके पोलर हैं। वो सारे के सारे बॉन्ड्स बड़ी आपके क्या हैं? पोलर हैं। तो मैं यहां क्या एक सिंपल सी चीज लिख सकता हूं, द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, द सिमेट्रिकल molecule is non-polar, the symmetrical molecule is non-polar even though it contains polar bonds, it contain पोलर बॉन्ड्स। अब क्या मतलब है इसका, कि जो आपके नॉन पोलर हैं मॉलिक्यूल्स उनमें भी पोलर बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि देखो जो पोलैरिटी है ना बॉन्ड्स की, अगर वो अपोजिट साइड हुई है, प्रॉपर सिमेट्री में हुई, तो वो एक दूसरे की जो रिजल्टेंट पोलैरिटी है उसको कैंसिल आउट कर देती है। तो जो ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट आता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर बड़ी, वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यही इसका रीजन है। तो रीजन नीचे लिख लो कि फ्यूचर में तुमको याद रहे, पर स्टेटमेंट याद रह गया और रीजन तुम भूल गए। तो रीजन लिख लो क्या है, बीइंग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दे हैव जीरो, ठीक है, क्या है? दे हैव जीरो रिजल्टेंट, लिख लो जीरो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट्स एंड hence are non-polar since dipole moment of all the bonds present in the molecule cancel each other। ठीक है, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, लिखो नीचे एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। जैसे CO2 है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि इसके मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उनकी पोलैरिटी है, पर ओवरऑल कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर है। ऐसे ही BF3 भी लिख सकते हो आप, ऐसे ही CH4 भी लिख सकते हो, ऐसे ही CCl, बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सेट्रा लिख लो, कितने लिखोगे? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके नॉन पोलर हैं। अब सवाल है सर क्यों ये सारे के सारे आपके नॉन पोलर हैं? तो मैं इसको तुम्हें लिखवा भी देता हूं, लिखो कैसे। देखो सबसे पहले ए, ठीक है, हमने कहा सर CO2, तो गौर से देखना CO2 कैसा है? C, इधर आप बनाओगे डबल बॉन्ड O, सही है, इधर बड़ी बनाओगे क्या? डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बनाओगे क्या आप? डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो आप देखोगे एक सीन देखोगे कि इधर का चार्ज, ठीक है, तो इधर का और पूरा इधर का जो आपका ओवरऑल पोलैरिटी है, जो ओवरऑल आपका डाइपोल मूवमेंट है बड़ी, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल आएगा, नेट डाइपोल, वो आएगा बड़ी क्या आपका? जीरो, हमने कहा ठीक। दूसरा क्या है आपका? CH4, दूसरा क्या है आपका? CH4, एक CH, ठीक है, H, ठीक है, ये 3 H है।
ठीक है, अब एक चीज गौर करना, आप यहां पे देखो, इसमें अगर आप गौर करो, बिल्कुल सिंपल सी हिसाब किताब है, तो अगर आप डाइपोल मूवमेंट ओवरऑल इसमें चेक करोगे तो कैसा आएगा, देखो ऊपर वाले से डाइपोल मूवमेंट इधर आ रहा होगा नीचे, ठीक है, जो रिजल्टेंट, मतलब देखो तुम्हें ओवरऑल ये देखना है कि रिजल्टेंट डाइपोल किधर जाएगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल पे ध्यान देना है, तो देखो चलो आओ, ठीक है, तो देखो ये इधर भाई साहब, ठीक है, ये वाले भाई साहब इधर ऊपर, ठीक है, और ये वाले भाई साहब इधर की तरफ, ठीक है, तो ये इनका क्या है, परफेक्ट, आप बोलोगे टेट्राहाइड्रल है, तो जो ओवरऑल म्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ये परफेक्ट लीनियर है, ठीक है, ये परफेक्ट आपका क्या है, लीनियर है, परफेक्ट लीनियर, तो जो ओवरऑल म्यू की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। जो यहां पे ये परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है, जो ये परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है, इसमें आपकी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बोलो सही है। और जैसे अब नीचे आप देखो, नीचे है आपका CHCl3, यहां पे इसको देखना गौर से, इसको हमने एग्जांपल में लिखा था, नहीं लिखा था, हमने CCl4 लिखा था, पर इसको भी देख लो, पहले CCl4 देखना है, चलो पहले CCl4 देख लो, ठीक है, CCl4 देख लो, आ जाओ। CCl4 अगेन आपका स्ट्रक्चर बनाएगा टेट्राहाइड्रल, परफेक्ट टेट्राहाइड्रल होगा, बीच में होगा C, Cl, Cl, Cl और नीचे भी Cl, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से इसमें देखो, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, इसकी इधर जाएगी, मैं सिंपल इधर ही एरो बना दे रहा हूं, इसमें किधर जाएगी, इसमें नीचे जाएगी, इसमें भी नीचे जाएगी, इसमें भी नीचे जाएगी, तो जो रिजल्टेंट आपका होगा, जो ओवर रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है, तो अगेन जो आपका म्यू है वो क्या आएगा, ओवरऑल आपका म्यू 0 आएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है ना, सब कुछ सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है, सबको समझ में आया। तो अगर मैं चाहूं तो मैं तुमको एक चीज सिंपल सी लिखवा सकता हूं कि भाई देखो, अगर तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तीनों अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल मान लेते हैं आपका है 120 डिग्री, 109 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 72,90 डिग्री, इनमें से अगर आपका कोई भी क्या है एंगल है, ठीक है, जो कि इनमें एंगल होते हैं, sp2 में हमेशा क्या होगा, 120 ही होगा, तो इनके अगर अब मैं एग्जाम्पल उठाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल sp2 का मैं एग्जाम्पल उठा लूं, मैं बोल सकता हूं BF3 ले लो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल है, CCl4 ले लो, इसका एग्जाम्पल लोगे PCl3 ले लो, इसका एग्जाम्पल लोगे SF6 ले लो, और इसका एग्जाम्पल लोगे तो IF7 ले लो। चलो ये सारे के सारे बड़ी अगर आप देखोगे, ये सारे के सारे, तो इनका जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, वो आएगा 0 डाइपोल मूवमेंट, क्या आएगा इनका, 0 डाइपोल मूवमेंट इनका आएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि 0 डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, 0 डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, फॉर्मूला था Q इंटू डी। अगर बॉन्ड बना है तो क्या डिस्टेंस 0 हो सकती है दो बॉन्ड एटम्स के बीच में, नहीं सर, डिस्टेंस तो रहेगी। डिस्टेंस अगर रहेगी तो दिमाग लगाने वाली बात बड़ी यहां से क्या आती है कि 0 डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये कभी नहीं होगी बॉन्ड की डिस्टेंस 0 हो जाए, वो तो होगी, तो 0 क्या हो सकता है फिर, चार्ज। तो इसका मतलब जो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो ही 0 है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो लिख लो 0 डाइपोल मूवमेंट मीन्स इंटू डी इज इक्वल टू 0। डी कभी 0 हो नहीं सकता, लिखो नीचे डी नेवर बी 0 as it will have always some bond length, some bond length,
कोई दिक्कत? फिर नीचे लिख लो सो जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज 0 हेयर, दैट इज नो चार्ज ऑन द molecule, no charge on the molecule, that is it is non-polar, that is it is non-polar। बोलो सबको पूरी पूरी बातें समझ में आई कि नहीं? हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, सब बताओ समझ में आ गया? सबको समझ में ये बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? सॉर्टेड है मामला। तो बेसिकली क्या करते हैं बडी, आज का अपन लेक्चर यहीं रखते हैं अपने डाइपोल मूवमेंट तक। अगली क्लास में हम लोग और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे, जैसे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अपन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फजान रूल, पोलराइजेशन और डाइपोल मूवमेंट तीनों खत्म हो जाएंगे। तो अगली क्लास में अपन क्या चालू कर देंगे? पोलराइजेशन चालू कर देंगे। और इस चैप्टर के नोट्स जो हैं बडी, वो मैं आपको कहाँ, उम्मीद नीट यूजी चैनल पे, टेलीग्राम के अपने चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो आप उसको वहां पे एक लिंक ट्री मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बताइए मामला सॉर्टेड है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सब बढ़िया, चलो डन। फिर अपन मिलते हैं क्या अगली क्लास में बड़ी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।